नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। किसी भी दल में समाना और किसी के दिल में समाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कहने का मतलब यह है कि मौके की नजाकत को देखते हुए नेता दल तो बदल लेते हैं, लेकिन उस दल में उनकी दाल गल ही जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। अब भारतीय जनता पार्टी को ही ले लीजिए। सुना क्या है, असलियत है। चुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में बहुत आदर सम्मान के साथ शामिल कराया गया। पार्टी सत्ता में आई तो कुछ नए नेताओं को तरजीह भी दी गई और कुछ नेताओं को अभी भी दी जा रही है। बस बात पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। ये बात तो बस इतनी सी है कि ये जो पुराने नेता और पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको ये तरजीह बिल्कुल रास नहीं आ रही है। सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नरेंद्र यादव को शामिल करने का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी में इस मन को लेकर घमासान मच गया और आखिरकार नरेंद्र यादव का नाम वापस लेना पड़ा। अब सवाल यह है, अब तक भारतीय जनता पार्टी में जो नए नेता शामिल हुए हैं, उन नए नेताओं की पुराने नेताओं से बनती क्यों नहीं है? उनमें जो तालमेल है वो आखिर बैठ क्यों नहीं पा रहा है? क्या छोटे नेताओं को लेकर पार्टी के वर्कर उनका विरोध करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार को बैकफुट पर इस मसले पर आखिर जाना क्यों पड़ा? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद होगा, लेकिन हमेशा की तरह पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिग बुलेटिन के बिग डिबेट का ये मौजू आखिर हमने रखा क्यों है। लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कुनबा तेजी से बढ़ा, लेकिन दूसरी पार्टियों से आए कई नेता आज भी इस दल के दिल में नहीं समा पाए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ तो विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में आए नरेंद्र यादव के नाम पर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा। सूत्र बताते हैं कि पार्टी में नरेंद्र यादव के नाम पर मचे घमासान को देखते हुए शिकायत संगठन मंत्री रामलाल तक पहुंच गई। हालांकि शिकायत लेकर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने इस बात से इनकार किया। संगठन महामंत्री हैं तो स्वाभाविक एक चाय चर्चा थी। मतलब कोई नाराजगी वाला नहीं, अपनी बात रखने। नाराजगी तो मुख्यमंत्री जी हम आपस में बात करते रहते हैं, कोई राजी नाराजगी थोड़ी होती। आप कितना भी छुपाइए मंत्री जी, लेकिन सच शायद छिपता नहीं है और यही वजह है कि बतौर एचपीएससी मेंबर नरेंद्र यादव के नाम के ऐलान के बावजूद उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। आप बेशक कह रहे हो कि बीजेपी में कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपके साथी इस सच को बेपर्दा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को नीता खेड़ा के नाम से एतराज था। हालांकि ईटीवी से फोन पर बातचीत में उन्होंने नाराजगी से तो इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर उनकी राय ली जाती तो अच्छा होता। दरअसल नरेंद्र यादव एचसीएस अफसर थे। वो कांग्रेस नेता और पूर्व सरकार में सीपीएस रहे राव दान सिंह के करीबी थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। विधानसभा चुनाव के बाद वो एचसीएस से रिटायरमेंट लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। नरेंद्र यादव को एचपीएससी मेंबर बनाने की तैयारी हुई तो महेंद्रगढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे। इनका आरोप है कि पार्टी में दूसरे दलों से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है। इसी विरोध के चलते सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और नरेंद्र यादव का नाम वापस ले लिया गया। ईटीवी न्यूज के लिए अंबाला से कृष्ण बाली और दिल्ली से रवि यादव के साथ चंडीगढ़ से अंकित दुदानी की रिपोर्ट। और इस घमासान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का कहना है कि सिर्फ 2 ही सदस्य बनाए जाने थे।
नरेंद्र यादव का नाम तो इनमें था ही नहीं। आयोग के नाते से कुल मिला के 4 पद खाली हुए थे, जिसमें से 2 सदस्य आज इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये दोनों सदस्य, जैसे पहले बाकी सदस्य काम कर रहे हैं, ये दोनों भी अपनी लगन से पूरा काम करेंगे और निष्ठा से, ईमानदारी से और अपने काम को पूरा करते हुए जो हरियाणा सरकार में एम्प्लॉइज की कमी जितनी है उनको तेजी से पूरा किया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, दो सदस्यों की नियुक्ति अभी खाली है, 2 सदस्यों की नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। बहरहाल आदरणीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर साहब, आपकी जो सफाई है ये सर आंखों पर, हम इस पे यकीन कर भी लेते हैं, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और इनेलो सरकार की इस सफाई पर सवाल उठा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, आइए उनके मुखमंडल से ही सुन लेते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि कुछ न कुछ इसमें घालमेल है। कुछ मामला ऐसा है, जिस तरीके से पहली सरकार ने 2005 से पहले भर्ती घोटाले हुए थे, कुछ घोटाले करने की मंशा थी। जो मेरिट की बात करते थे, मेरिट बिना देखे लगाने की कोशिश उनकी होगी। और हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि इस तरह की नियुक्तियों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये जो भानुमती का कुनबा है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, हरियाणा में बिजली पानी, हरियाणा के शहरों में सफाई की समस्या, बेरोजगार बच्चों का जो रोजगार कहीं भी नज़र नहीं आता है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है और कानून व्यवस्था सारे हरियाणा का बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल का ये तमाम जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों की तरफ देखें, उधर ना देख करके। और ये आपस में जो बंदरबांट होने लगी हुई है कि कौन एचपीएससी का मेंबर बनेगा, किसका आदमी बनेगा, किसका नहीं बनेगा, जो कि इनका काम नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफरेंट विद अदर्स की बात करती रही है और जिस तरह से आज पब्लिक सर्विस कमीशन में या और दूसरी चेयरमैन की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो अपने आदमियों को बांटी जा रही हैं। वरना बेहतर तो ये होता कि लीडर ऑफ अपोजिशन सरकार और कोई एक जुडिशरी से या कोई इंडिपेंडेंट वो पैनल बना के उनकी सलाह मशवरा से अगर ये नियुक्तियां की जाती तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। पार्टी विद अ डिफरेंस, यानी भाजपा का ये रंग देखकर कांग्रेस वाले काफी खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में इस तरीके का विरोध होता रहता था। हुड्डा साहब किसी को बनाते थे तो शैलजा जी पहुंच जाती थी हाईकमान के पास। आज रामविलास शर्मा जी जब पहुंचे हैं संघ के दरवाजे के पास, तो इसे देखकर केवल ढींगरा काफी मुस्कुरा रहे थे। बहुत स्वागत है आपका केवल ढींगरा साहब का। परिचय, कांग्रेस के प्रवक्ता, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर, और साफा बांधकर भारतीय जनता पार्टी को जो सवाल हम आज अपनी कमान से छोड़ेंगे, उनका सामना करने के लिए तैयार हैं वीरेंद्र चौहान साहब। इसके अलावा प्रवीण अत्रेय जी काफ़ी ध्यान से ये जो दोनों लिख पढ़ रहे हैं उसको देख रहे थे। अत्रेय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नया परिचय हम आपका करवाने जा रहे हैं, हालांकि जो हरियाणा के लोग हैं वो परिचित हैं। गोविंद ठुकराल साहब, आप इनको हमारे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर, पत्रकार के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज ठुकराल साहब आपकी भूमिका है, पूर्व ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य आप रह चुके हैं, तो इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ मेहमान, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में जो बिल्कुल वरिष्ठतम पद पे रहे हैं, आरएस वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। इनसे जानेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरीके के फैसलों में आड़े आती हैं या सलाह मशवरा लिया जाता है। पहला सवाल चौहान साहब आपसे, भारतीय जनता पार्टी पर लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने नारा दिया था पार्टी विद अ डिफरेंस, एक अलग पार्टी, अलग तरीके की पार्टी। लेकिन आपकी पार्टी भी उन्हीं पच्चीनों पे चल रही है जिस पर कांग्रेस चला करती थी। फर्क क्या रह गया है कांग्रेस में और आप में? देखिए, डेफिनेटली वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हम निश्चित रूप से
भिन्न किस्म की पार्टी हैं और हमारी कांग्रेस से आप तुलना कर रहे हैं, ये कदाचित स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस एक कुनबे की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद जो पार्टी 10 जनपद से बाहर न निकल पाती हो, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की तुलना करना कि भारतीय जनता पार्टी ठीक वैसी है जैसी कांग्रेस है, ये तो अनुचित होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में विमर्श, चर्चा ये तो होता है। मतलब अगर कांग्रेस वाले 10 जनपद पे जाकर, आज भी होता है, कांग्रेस वाले 10 जनपद पे जाके चर्चा करें तो वो गुनाह है, लेकिन आपके नेता अगर सुबह सुबह हाजिरी लगाने के लिए नागपुर पहुंच जाएं या झंडा वालन पहुंच जाएं दिल्ली में, तो वो सही है। ये कह रहे हैं बहुत बड़ा अंतर है साहब। क्या अंतर है? वहां पे सोनिया गांधी है, वहां पे संघ वाले हैं। मैं उत्तर देता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक परिवार, एक कुल या एक मां के पेट से पैदा हुए एक खानदान के लोग निर्णय नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सामूहिकता है, उसमें संगठन है, उसमें अनुशासन है, उसमें व्यवस्था है। वहां और अगर जनपद वाले निर्णयों में आपको समानता दिखती है तो ये आपका नजरिया हो सकता है। वो वाली जो समानता है ना, वो हमें नहीं दिख रही है। आपकी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता जी अनिल विज साहब, हाँ, वो ट्वीट करते हैं क्योंकि मीडिया में आने के लिए मना कर दिया है हाला कमान ने, तो आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और ट्वीट कर देते हैं कि अगर मुझसे सलाह ली गई होती तो शायद ठीक होता। वैसे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। रामविलास शर्मा जी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं झंडे वालान में संघ के दरबार पर कि अगर इनको यादव साहब को बना दिया तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी, और इस दबाव में आकर पार्टी को यह फैसला बदलना पड़ा। जहां तक मेरी जानकारी है, और आपने स्वयं भी दिखाया, रामविलास जी ने इस बात से इनकार किया है। इनकार ही करेंगे ना, इनकार ही करेंगे, कहेंगे थोड़ी ना मैंने विरोध किया। मैं ये कह रहा हूं ना, उस तरह की कोई बात नहीं है। और जहां तक विज साहब की अभिव्यक्ति का भी सवाल है, विज साहब ने बहुत संतुलित सी अभिव्यक्ति की है ट्वीट के माध्यम से भी। डेमोक्रेसी में मुख पर टेप लगाने का रिवाज नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही है, इतनी स्वतंत्रता तो किसी भी संगठन में, किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में होती है, होनी चाहिए। इस पर कहीं कोई कांग्रेस करे तो ये अनुशासनहीनता, आपकी पार्टी में ये डेमोक्रेसी। ढींगरा साहब आपके पास आ रहे हैं। ढींगरा साहब आज काफी खुश हैं आप, क्योंकि धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी है आपके रंग में रंगती जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये हमारे रंग में नहीं रंगते जा रही। इनको बेसिकली अब पता चलना शुरू हुआ है कि सरकार को जो चलाने का सिस्टम है, एक एचपीएससी मेंबर की रिकमेंडेशन जो है वो वरिंदर सिंह करते हैं, दूसरों की रिकमेंडेशन को 2 लोग खारिज करते हैं, अनिल विज भी खारिज करते हैं और जो रामविलास शर्मा है वो भी खारिज करते हैं। जब ऐसी तरीके में ऐसी स्थितियां आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को यह चीज समझ में आएगी कि सरकार को चलाना और पार्टी के संघ को चलाना, इसमें क्या डिफरेंस है। अब ये बात कर रहे थे पार्टी विद डिफरेंस। आप मुझे ये बताएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कष्ट करना के वो नहीं करते कि पार्टी विद डिफरेंस कहां पे, कौन सी पार्टी है इनकी? आप एक चीज मानते हैं ढींगरा साहब, धीरे धीरे ये जो है पार्टी है, धीरे धीरे ये जो है आपकी, एक मिनट चौहान साहब, आपको पूरा मौका दिया गया ना, फिर आपसे हमारी यही थोड़ी सी शिकायत रहती है, आपको पूरा मौका दिया गया, कोई नहीं बोला। अब जरा इनसे सवाल कर लें, ये भी हमारे उतने ही करीब हैं जितने आप हो, और इनसे आपके मतलब की ही बात कर रहे हैं, ये भी यकीन रखिए। हम ये पूछ रहे हैं ढींगरा साहब आपसे कि अब आप खुश हैं क्योंकि आपके पच्चीनों पे चल गए हैं और इनको भी पता चल गया है कि सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, तिगड़म लड़ाना ही पड़ता है, और तिगड़म की कलाकारी अब धीरे धीरे जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं पिछले 60 सालों में, ये भी उस राह पे अग्रसर है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तिकड़म नहीं, बात यह है बात चलाने के लिए आपको, आपके मंत्रियों को, आपके चीफ मिनिस्टर को फेस करना पड़ रहा है। और ये बात ही समझ में आ रही है कि जितनी कला बीजेपी के अंदरूनी है वो सारी खुल के सामने आने लग गई। जैसे जो ये लोग पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, इनके डिफरेंस खुल के सामने आ रहे हैं। चाहे वो विज साहब खोल रहे हैं, चाहे वो दूसरे रामविलास शर्मा खोल रहे हैं, चाहे वो अब करनाल के अपना एमपी खोलते हैं, चाहे सैनी साहब इनके खोलते हैं। तो ये सारी बातें अभी 2 साल के अंदर खुल के हर रोज आती है बाहर, जिससे पता लग रहा है कि इनकी पार्टी किस तरह से चल रही है। तो मैं तो इनको यही बात कहना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और हम कहेंगे कि इस राजनीति के हमाम में सारे ही नंगे हैं। बहरहाल इनेलो वालों के पास चलता हूं और थोड़ा सा क्यू लाइन अगर हम आपको दें
तो भाजपा में और कांग्रेस में जो समानताएं अब देखने को मिल रही हैं उनका जिक्र हम करते हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी तब वहाँ पे किरण चौधरी जी थे, वहाँ पे कैप्टन अजय यादव थे, वहाँ पे शैलजा कुमारी थे। तो उन्होंने फैसला लिया कुछ और उनका विरोध करने पहुंच गए सोनिया जी के दरबार में, राहुल गांधी जी के दरबार में। अब क्योंकि भाजपा जो है वो पार्टी विद डिफरेंस है, यहाँ पे कोई सोनिया गांधी या राहुल गांधी तो है नहीं, यहाँ पे संघ है। तो अब धीरे धीरे संघ की तरफ चल पड़ते हैं नेता। रामविलास शर्मा जी आज सुबह सुबह पहुंच गए और सोशल मीडिया पर अनिल विज का जो वार हैं लगातार जारी है। अश्वनी चोपड़ा साहब को आप देख लीजिए, राजकुमार सैनी साहब को आप देख लीजिए, तो आप तो दोनों पे ही निशाना साध सकते हैं। आपके लिए तो सबसे खुशी का दिन है, बड़ा दिन है आज। देखिए मुकेश जी, कतई खुशी का दिन नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि प्रदेश की जनता जो है वो बहुत परेशान है, त्रस्त है, तो इंडियन नेशनल लोकदल खुशी कतई नहीं मना सकती, क्योंकि हम प्रदेश की जनता के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। लेकिन एक जुमला जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, पार्टी विद द डिफरेंस। देखिए एक चीज तो स्पष्ट तौर पे मुकेश जी आपने भी कंपैरिजन करके बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समानता है। पिछले 10 साल प्रदेश की जनता ने देखा कि सोनिया दरबार सरकार चलाता था, अब प्रदेश की जनता देख रही है कि संघ सरकार चला रहा है। लगभग एक ही चीज है। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस के जुमले के साथ चौहान साहब ने 2-3 बातें बोली। उन्होंने कहा साहब हमारे अंदर सामूहिकता है, हमारे अंदर अनुशासन है, संगठन है। बिल्कुल सामूहिकता है। सामूहिक रूप से इनके मंत्री जो है अपनी ही सरकार पे गाहे बगाहे निशाना साधते हैं, ये सामूहिकता इनमें बिल्कुल है। अनुशासन की जहां तक बात करें, वो अनुशासन आपने भी अभी जिक्र किया, चाहे अश्विनी चोपड़ा जी की बात करें, चाहे हम संतोष शारवान जी की बात करें, चाहे विज साहब की बात करें, जितने इनके मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल में इनके सहयोगी हैं, चाहे रामविलास शर्मा जी है जो अपने विभाग को बेचने की बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मुझे तो कोई ग्राहक नहीं मिला, अच्छा ग्राहक मिल जाता तो इसे भी दे देता। निश्चित रूप से तो ये इनका अनुशासन है। और जहां तक संगठन की बात है, आपने भी देखा होगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी काफी मुहावरे याद करके आए हैं साहब। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार जो ये ब्यूरोक्रेसी का माजरा है इसको समझने की कोशिश करते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी, जो नरेंद्र यादव जी हैं आपकी बिरादरी के रहे हैं और आरोप उन पे ये लगा कि ये कांग्रेस के जो नेता हैं उनके काफी करीब थे, अब भाजपा में शामिल हो गए, तो भाजपा दल में तो आ गए लेकिन दाल नहीं गल पाई और सदस्य बनते बनते रह गए। तो ब्यूरोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन रहता है या दुआ सलाम रहती है या लॉयल्टी रहती है, ये बाद में कितना पे करते हैं और इसके नुकसान क्या क्या रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। मैं तो इस कंट्रोवर्सी में ये कहना चाहूँगा कि ये नियुक्ति का जो सवाल है, बच्चों को नियुक्ति देना, उनको जॉब देना, सबसे बड़ा मसला हमारे देश के सामने जो हमारे नेता हैं उनके सामने है। और नियुक्ति खासकर HCS ऑफिसर्स जो हरियाणा सिविल सर्विस के मेंबर होते हैं, बाद में IAS में प्रमोट होते हैं, तो ये बहुत ही उच्च अधिकारी बनते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि अब जो नियुक्त होंगे बच्चे, तो उनमें अगर कोई जानकार हैं, अब यहाँ के उस वक्त के जो अपने देश के, अपने प्रांत के जो शासक हैं बीजेपी वाले, तो नेचुरली उनका ये रहेगा कि मेरा आदमी इसमें संघ में आए, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में आए, तभी मेरे बच्चों को कुछ तवज्जो मिल पाएगी, उनको तरजीह मिल पाएगी। तो ये बड़ा स्वाभाविक है और कोई नई बात नहीं है, सदा ही होता रहा है, क्योंकि हर एक चीफ मिनिस्टर अपने आदमियों को वहाँ पे लगाते हैं और उनको ये आशा होती है कि फिर उनके जो बच्चे हैं, उनके नज़दीकी बच्चे, उनको थोड़ा मिलेगा और रोजगार देंगे तो वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ, वोट बैंक भी बढ़ेगा और सबसे बड़ा एक ऐसे शासन के तंत्र में वो आ जाएगा बच्चा, जो कि फिर आगे जाकर के उच्च अधिकारी बनेगा और फिर उसका सारा अधिकार रहेगा। तो इसलिए ये कुछ लोगों को लगाया जाता है और इनमें से एक हमने बताया कि वरिष्ठ साथी पत्रकार भी हैं और आपके सामने स्क्रीन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और आज हमने इनका जो रोल है वो चेंज कर दिया डिबेट का। HPSC के मेंबर, ये जो मेंबर बनना है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का या हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी राज्य का, इस पे कितना दबाव रहता है? क्योंकि आपको भी मेंबर इसका बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप झोला उठा के वहां से निकल लिए, क्यों? देखिए, HPSC के मेंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो मेरिट पे
HCS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रिंसिपल्स, कॉलेज के टीचर्स को सिलेक्ट करेगा, मेरिट पे होगा, बिना इन्फ्लुएंस के होगा, तो फिर वो प्रदेश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन अक्सर होता है कि चीफ मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही नॉमिनीज को लेके आती हैं जी, जो उनके बहुत नज़दीक होते हैं, जिनके आप उनके हाथों से कई काम करवा सकते हैं, या ऐसे कहें कि अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। उंगलियों पर नचाने वाली बात नहीं होती। ऐसा होता है मुकेश जी कि जब आदमी HPSC का मेंबर हो गया ना, तो वो नाचने को कई बार तैयार नहीं होता। उसमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आ जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको 6 साल की जगह देता है, आपकी 62 ईयर्स एज या 6 साल, तो उस दौरान में आप उसको हटा नहीं सकते। हटा तो नहीं सकते ना, लेकिन मेंटली टॉर्चर तो कर सकते हैं। मेंटली टॉर्चर होते हैं, उससे उसका, और इसका जीता जागता हरियाणा जागता उदाहरण हम कहेंगे आप हैं। अगर इतनी इंडिपेंडेंस होती तो आप उस पद को छोड़ते क्या उसको, क्योंकि हमें लगता है कि आप उसके लिए सबसे उपयुक्त सदस्यों में से एक हैं। मैं चाहता था कि मेरी इस बात को पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं 1 साल रहा, मुझे उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने नॉमिनेट किया था, कहा था कि आप, वो डिस्कशन हमारी ये चल रही थी कि हरियाणा में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसने कहा हमें कई जगह पहुंचने वाले आदमी नहीं मिलते। मैंने कहा मिलते हैं। मेरे से कहने लगे दूसरी मीटिंग में, कहने लगे ऐसा है आपने जर्नलिज्म बहुत कर लिया, अब जरा ये काम करके दिखाइए हमें। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा क्या है। तो आई रिजाइन फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स एंड ज्वाइंड एज HPSC मेंबर। उसके बाद मैंने देखा कि वो ऐसा जमघट, ऐसा सिस्टम बन चुका है कि आपकी जो इंटरफेरेंस है, आपका जो काम है, उसमें बहुत सी बाधाएं हैं। एक दूसरा, वो काम इस किस्म का था, वो बिल्कुल बाबूगिरी वाला काम था। अगर आप हेरा फेरी नहीं करना चाहते, अगर आप उसमें कुछ पैसे नहीं कमाना चाहते, तो वो काम बहुत डाल है आपके लिए। अगर आप पावर गेम में हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं और अपनी जगह बना रहे हैं, तो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप HCS ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, बहुत सी नौकरियों करेंगे। और उस वक्त की सरकार ने, बंसीलाल जी ने बहुत सी नौकरियां हमें दे दी, कहा ये भी सिलेक्ट करो, ये भी करो, अब करते जाओ। हमें बहुत लोगों के, डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, डॉक्टर्स बहुत कम थे, जैसे इस बार कम चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है मुकेश जी कि वो मेरे हिसाब से मेरे काम का जॉब नहीं था। एंड मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म खाम का छोड़ के आ गया, उनके कहने पे आ गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रिज़ाइन कर दूं। 15-20 दिन तो वो लगे रहे इस बात में, नहीं आप बैठिए। मैंने फिर एक दिन कहा कि मुझे बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाएंगे, मैंने कहा मैं वापस जर्नलिज्म में जाऊंगा, कहीं भी किसी। एक सवाल, नथिंग पर्सनल अबाउट दैट, लेकिन उसमें ये दबाव रहता है किसी भी सदस्य के ऊपर, जब उसको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल है, ये जवाब दे रहा हूँ, सुनना तो पड़ेगा ही ना उनका। नहीं, देखिए वो आपके एटीट्यूड पे, आपकी स्टैंडिंग पे निर्भर करता है। मुझे एक भी टेलीफोन नहीं आया किसी का, किसी ने कोशिश नहीं की। एक मंत्री ने कहीं मुझे एक चिट्ठी लिख दी कि ये देखिए क्या है। मैंने वो चिट्ठी इनको, सरकार को भेज दी कि इस मंत्री से पूछिए ये चिट्ठी कैसे लिख रहे हैं मुझे। और उस मंत्री की अच्छी खिंचाई हुई, काफी अच्छी खिंचाई हुई साहब ने की। सवाल यह है कि आप क्या एटीट्यूड लेते हैं, कि आप, उनको पता है कि ये आदमी से कहने का कोई फायदा नहीं है, ये तो फिर छोड़ के चला जाएगा, ये तो हमारे काम का रहेगा नहीं। हम जो चाहते हैं, क्योंकि कमीशन में 9 आदमी थे उस वक्त जी, हाँ, और चौधरी बंसीलाल ने सिर्फ 2 आदमी लगाए थे, एक IAS ऑफिसर रिटायर्ड थे और एक मैं था। तो जो 9 लोग रहते हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है, जो दर्शक इस बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए हम बताना आपसे जानना चाहेंगे। 9 की क्या अहमियत जो है सेम रहती है? देखिए उसमें आप अगर कोशिश करें तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाती है। जैसे हमने HCS जुडिशियल के ऑफिसर सेलेक्ट किए, हमें जो हाई कोर्ट से एक जज आए वो बहुत अच्छे जज थे और बहुत इंडिपेंडेंट थे। हमने वो सिलेक्शन, सारी की सारी सिलेक्शन फेयर रही, मेरिट पे गई। और 2-3 आदमी जो चाहते थे कि 2-4 उनके कैंडिडेट बीच में आ जाएं, वो भी मतलब पीछे रह गए और वो काफ़ी खफा हुए। उन्होंने झगड़ा भी 2-3 बार किया, लेकिन हम ये करने में कामयाब हो गए। ये हो सकता है कि 9 आदमी हैं, उसमें 2-3 आदमी भी कोशिश करें तो मेरिट पे लोगों को लाने की कोशिश लाया जा सकता है, मुश्किल नहीं होता। चौहान साहब के पास हम चल रहे हैं। चौहान साहब, ये जो एक नाम आज चर्चा का विषय बना और इसी चर्चा के कारण बिग बुलेटिन में ये परिचर्चा का सबब बना, नरेंद्र यादव, इस नाम पर आपत्ति भाजपा के आपके अपने लोगों ने ही लगाई, क्योंकि उनका संबंध पहले कांग्रेस के लोगों से रहा था। और इसकी आपत्ति जताने के लिए, आप माने ना माने, लेकिन आपका दिल इस चीज़ को जानता है और असल में आप जानते हैं,
तो एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पुरानी लॉयल्टी को छोड़कर शिफ्ट हुआ है, अगर उनको आपकी पार्टी में कोई सम्मानित स्थान के अगर वो हकदार हैं, सम्मान नहीं मिलेगा, तो क्या आपकी पार्टी आगे बढ़ पाएगी? या जो लोग दूसरी पार्टी से छोड़कर आपके पास आने चाहते हैं या जो लोग आए हैं आपके प्रति, वो वफादार रह पाएंगे? आपसे तात्पर्य भाजपा से है, आपकी सरकार से है, आपके संघ परिवार से है? देखिए मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई कार्यकर्ता, नेता किसी दूसरे दल से आता है, दलों में आना जाना वो कोई अपराध नहीं है। एक दल से दूसरे दल में आना जाना सब दलों में लगा रहता है, प्रजातंत्र में उसकी अनुमति है, कानून में उसकी अनुमति है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कोई नेता या कार्यकर्ता आता है, हम जिस दिन वो हमारे द्वार में, हमारे आंगन में प्रवेश करता है, जिस दिन सदस्यता ग्रहण करता है, तो हम ये मानकर चलते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी विचारधारा को स्वीकार करके हमारे साथ आया है। उस तरह का सम्मान उसको मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। इस बात का प्रमाण ये है कि चुनाव से पूर्व के समय में, हालिया चुनाव से पूर्व के समय में, ऐसा नहीं कि इस चुनाव से पहले लोग हमारे यहाँ आए दूसरे दलों से, पहले भी आते रहे, जाते भी रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन जो लोग आए उनको पार्टी ने, उनमें से अनेकों को, एक को नहीं अनेक को अनपेक्षित रूप से सम्मान दिया, महत्व दिया, टिकट भी लोगों को मिले, मंत्री भी हो गए। तो ऐसा कहना कि भाजपा में जो आया उसको पूरा सम्मान नहीं मिला या हर व्यक्ति को एक जैसा सम्मान और स्थान मिले, ये भी संभव नहीं होता। अगर इन्हीं बातों पे हम यकीन करें चौहान साहब, तो आज ये परिचर्चा यहाँ पे नहीं हो रही होती। और आप जो कह रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। आपके यहाँ पे जो कांग्रेस से छोड़ के आए बड़े बड़े मंत्री बने हुए हैं, आज की तारीख में चौधरी साहब का हम करें, राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सच्चाई भी है कि नरेंद्र यादव आज मेंबर बनते बनते बच गए। इस परिचर्चा को हम जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, क्योंकि यह है आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 सदस्यों के नाम चल रहे थे, लेकिन एक सदस्य का नाम ड्रॉप करना पड़ा। ये आज भाजपा की अंतर्कलह के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक सदस्य का नाम गिरवाने के लिए रामविलास शर्मा हो, अनिल विज साहब हो, इन्होंने अपने अपने ढंग से विरोध जताया। नरेंद्र यादव की हम बात कर रहे हैं, उनको सदस्य नहीं बनाया जा सका। हालांकि बाद में, शपथ ग्रहण के बाद में मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि आज 2 ही सदस्यों की शपथ होनी थी। लेकिन ये बात ना तो भाजपा के अंदर के लोगों को रास आ रही है, ना कांग्रेस वाले और इनेलो वाले इस पर उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। क्यों अत्रे साहब, जो सीएम साहब ने कहा वो ठीक, देखिए या जो खबरें चल रही हैं वो आपको ठीक लग रही है? सीएम साहब ने जिस तरह से सफाई दी है, मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि प्रदेश के मुखिया और इस तरह का एक बचकाना बहाना जो उन्होंने बनाया है। क्योंकि जब ये चर्चा शुरू हुई कि कौन कौन लोग हैं जिनको एचपीएससी का मेंबर बनाया जा रहा है, मीडिया में ये चर्चा जो है 1 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। और मीडिया के लोग, मैं मानता हूं इस बात को कि मीडिया के लोग बहुत अवेयर होते हैं और वो उनके अपने सोर्सेज होते हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह का बहाना बनाए तो बड़ा हैरानी करने वाला है। सरकारी सूत्रों से पता लगा है, क्योंकि ये मीडिया मैंने चलता भी देखा है। और कहीं तो देखिए, कहीं चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी इस मामले में सामने आई। देखिए, वैसे तो गायब गाय नजर आती रहती है, लेकिन अब तो खुलकर सब कुछ सामने आ गया। और उसमें कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट तौर पे समझ में आई कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी एक डमी है। कहीं ना कहीं जो उनकी जो तारे हैं वो ऊपर संघ परिवार के हाथ में है। जिस तरह से लास्ट मोमेंट में नाम विड्रॉ किया गया और मुख्यमंत्री साहब की तरफ से इस तरह का बयान आया, जो मैं समझता हूं एक प्रदेश के मुखिया को कतई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने डिसाइड किया था नरेंद्र यादव को मेंबर बनाने के लिए, देखिए डिसीजन तो उन्हीं का था,
डिसाइड तो उन्होंने किया था, और चाहे उनको जिस भी प्रेशर में वो वापस लेना पड़ा, उसके बाद इस तरह का एक्सक्यूज आना बड़ा अजीब लगता है। कैसे प्रदेश की जनता उम्मीद करे कि अगर प्रदेश की कमान एक इस तरह के शख्स के हाथ में हो जो अपने निर्णयों पे अडिग ना हो, या यूं कहिए कि जिनके निर्णय इतने कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए भी हानिकारक है। मुकेश जी, मैं चौहान साहब आपकी बात का जवाब देना मुकेश जी, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सरकार का विशेषाधिकार है, एक सदस्य को शपथ दिलवानी है, दो को मैंने दिलवानी ये है, बात देखिए बात नहीं कही, ये उनका विचार है, आपको सुनना चाहिए। गलत लॉजिक आप दे रहे हैं, वो चर्चा का विषय नहीं है। अगर आपने एक सदस्य का नाम अगर चल रहा होता तो इस पे परिचर्चा नहीं होती। 3 सदस्यों का चला, उस पे जाकर रामविलास शर्मा जी ने दिल्ली में धरना दिया, बातचीत की, और फिर उस सदस्य का नाम हट गया, इसलिए परिचर्चा हो रही है। अगर आप कह रहे हैं ना एक सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह होगा, यही खबर चलती, बिग बुलेटिन में आज विषय नहीं होता, एक छोटी सी खबर चल के निकल जाती। परिचर्चा 1 घंटे की इसलिए हो रही है कि 3 सदस्यों के नाम चल रहे थे, एक का नाम गिराना पड़ा आपसी अंतर कलह के चलते। अब कहिए आप। मुकेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, किसी ने आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से यह कहा था क्या कि 3 सदस्यों को शपथ दिलवाई जानी है? कोई इसकी आधिकारिक सूचना कहीं आई थी क्या? जब तक शपथ न हो, जब तक उसकी कोई आधिकारिक घोषणा न हो, मुकेश जी देखिए, अब मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, सुनिए, कोई बड़ा नेता आके या जिसको पत्रकारिता का ज्ञान नहीं होता वो ऐसी बात कर रहा होता तो मैं मान जाता, और मैं सुनिए मैं उस पर कमेंट नहीं करता। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आप एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, ठीक है, और अब आप कहें कि जो सोर्सेज के मुताबिक खबरें मिल रही हैं वो गलत खबरें हैं, तो फिर मुझे आपसे बहस, फिर इस बात पे बहस हो ही नहीं सकती। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो फिर पूरी कीजिए ना, लॉजिकल रहिए, मैं वहीं आ रहा था, तथ्यों पे आधारित रहिए। पत्रकार होने के बावजूद अगर आप पार्टी के पक्ष में बयान देना, पार्टी के पक्ष में बयान देना, वीरेंद्र चौहान, आज की तारीख में आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं है। अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तो ड्यूटी आप तो लॉजिकल कीजिए ना, लॉजिकल कीजिए कि व्यंग ना बने वो। मुकेश जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा था कि 1, 2 या 3 लोगों की शपथ होनी है। मीडिया को अधिकार है, मीडिया के सोर्सेज भी होते हैं, उनके पास उनके सोर्सेज से 3 नाम हो सकते हैं, परंतु ये सरकार का अंतिम क्षण तक अधिकार है। मुकेश जी, ये पत्रकार के नाते आप भी जानते हैं, 1 मिनट पूरा करने दीजिए मुझे। ये सरकार का अधिकार है कि वो 1 को शपथ दिलवाए, 2 को दिलवाए या 3 को दिलवाए। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भाई जिनका नाम वीरेंद्र चौहान था, पत्रकारिता भूल के भाजपा के नेता बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दौर में पत्रकारिता भूल जाए उतना ही अच्छा है। आज का जो दौर चल रहा है कलयुग का, इसमें अधिक से अधिक लोग पत्रकारिता भूल जाएं, शायद इसी में अच्छा है। चौहान साहब भूल गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो चौहान साहब। भूल गए जो आप हमें जो उल्टी पत्रकारिता पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिहाज से आप भूल गए। तो आप भूले रहिए, हमें मत भटकाइए। उत्तर सुनिए, मैं ढींगरा साहब, मैं देखिए, मेरा उत्तर आपको सुनना चाहिए। तो अब आप इतने 20 मिनट तक थोड़ी ना बोलते रहेंगे। कह रहा हूं कि पत्रकारिता, रुक जाइए चौहान साहब, आप अधिकार की तरह बोलते ही जाते हैं, आप रुक जाइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सरकार का अधिकार, चौहान साहब सुन लीजिए। और आपके बाल छिड़ गए, मेरे को पता है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, मान लिया जी, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। सुन लो, इस पे हम मना ही नहीं कर रहे, हम मना ही नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री का अधिकार है, मान लिया मुख्यमंत्री का अधिकार है। अत्रे साहब, आपको क्या हो गया? अत्रे साहब, आपको क्या हुआ? कारागार में इनका दर्द हम समझ सकते हैं। अत्रे साहब, आपको क्या हुआ? ढींगरा जी, कहिए आप। देखिए, बात ये है, आप ये बता दें मेरे को कि 2 साल में आपने एचपीएससी के मेंबर जो बने हुए हैं ऑलरेडी, कितनी नियुक्तियां की? आप इसी से सवाल का आपका वो निकल जाएगा कि आज तक 2 साल में आपने अभी तक कितनी नियुक्तियां की हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बता दे, क्लैरिटी हो जाएगी उससे। और दूसरी बात यह है कि एचसीएस एलाइड के जो पहले ऑलरेडी रिटर्न टेस्ट हो चुके थे,
उसका इंटरव्यू बाकी था, उसमें आपने क्या किया? आप भटक बता दें क्या कार्रवाई मुद्दे आपकी से सरकार भटक कर रही गए। है। आप दोनों से 2 साल में गुजारिश कार्रवाई तो कोई है, हुई नहीं। मुद्दे पे रहिए। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। काम कर रहा है, अगर आपको जानकारी नहीं है एक मिनट आपके मेंबर लग रहे हैं, हो सकती है। एक मिनट जो आपके मेंबर लग रहे हैं, फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ब्रेक लेंगे। वो एससीएस से रिटायर हो छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आपके जो तार छिड़ते हैं। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। अक्सर जब इस तरीके की परिचर्चा में शोर होता है तो कई चैनल वालों को लगता है कि डिस्कशन बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन हमारा अंदाज कुछ और है। जो बात आपको समझ में ना आए उसे चला के क्या फायदा। इसलिए ब्रेक के दौरान हमने अपने प्रतिभागियों से, जो पॉलिटिकल पार्टी से आए, रिक्वेस्ट की है कि एक एक करके बोलिए और अपना पक्ष रखिए। आप उंगली उठाइए बेशक ढींगरा साहब, लेकिन समय अब जब हम आपको देंगे तभी देंगे, और चौहान साहब आपको भी। आपके पास हम आ रहे हैं ठुकराल साहब। ये जो चर्चा है, ये मुख्यमंत्री का जो अधिकार है उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2 को बनाया ना, वो 1 को बनाते तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं थी। अभी उन्होंने बताया 4 पोस्ट खाली हैं जिसमें से 2 को बनाया गया। अगर वो 4 को शपथ दिलाते तो भी हमें कोई पीड़ा नहीं थी। अब वो कल हो सकता है कि जो खाली 2 और पड़े हैं उनको दिला दें, तो चौहान साहब हमें उससे भी कोई दुख दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का नाम चल रहा है और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उसके नाम को गिराया गया है तो हम खबर चलाएंगे। आप बेशक हमें उल्टी पत्रकारिता पढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम पढ़े नहीं, अभी कई साल हो गए हमें भी करते हुए। ठुकराल साहब, आपसे सवाल हमारा ये है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चलता है, इसमें किस तरीके से जो नेक्सस है वो काम करता है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सरकारों में ये होता है, क्योंकि नौकरी देने का जो अधिकार है ये मेंबर्स को मिल जाता है, और किसी को रोजगार देने से बड़ा कार्य किसी के परिवार के लिए हो नहीं सकता। वोट बैंक पक्का रहता है। तो क्या इसी के चलते पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको। मुकेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि अच्छा कमीशन बहुत बड़ा योगदान दे जाएगा हरियाणा की जनता के लिए। अच्छे अफसर सेलेक्ट करेगा, अच्छे डॉक्टर करेगा, बहुत बड़ा योग। लेकिन होता क्या है कि ये पॉलिटिकल एरिना बन गया है, एक मैदान बन गया जिसमें सियासत की जाती है, प्रेशर डाले जाते हैं, लिस्टें बनती हैं, लिस्टें चेंज हो जाती हैं। हम मेरे आने से पहले पेंसिल से रिजल्ट निकलते थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आप सील करिए। हमने सील करवाना शुरू कर दिया, रिजल्ट तैयार किया, सील कर दिया। मेंबर से कहा कि आप नहीं देखेंगे, कोई भी बाहर जाके कोई नहीं बताएगा। लेकिन मुश्किल ये होती है कि सारे काम में, जैसे कल जो फाइलें थी वो 3 थी, आज वो फाइलें 2 रह गई। एक का प्रेशर बढ़ा तो उस प्रेशर में वो विड्रॉ हो गया नाम। अब वो 2 और नाम आएंगे, उसका भी प्रेशर बनेगा। दाएं बाएं से सब जगह से लोग आएंगे। सवाल ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये चल रही है कि एक तो ये इनमें जो नए लोग आए हैं उनको एडजस्ट भी किया, लेकिन एडजस्टमेंट पूरी नहीं हो पाई। रॉ इंद्रजीत क्या बोले गुड़गांव में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देने चंडीगढ़ आए। लेकिन ठुकराल साहब, वो दर्द भी तो जायज है ना। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के अगर पुराने सदस्यों की बात करें, जो सालों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के घूम रहे हैं, जब उनकी सभाएं होती हैं तो वहां पे वो बोरियां बिछाते हैं, टाट बिछाते हैं, और जब बात आए नौकरी लगने की तो तब कहते हैं कि हम तो उनको देंगे जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आए हैं, मानता हूं अधिकार देना या मैरिट पे देंगे। तो दुख तो होता होगा कार्यकर्ता को। नरेंद्र यादव अगर इनको अच्छे नहीं लगते थे, उनका नाम चलना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये। अब प्रेशर में ये हो गया तो इसका मतलब है पुल्स एंड प्रेशर चल रहे हैं। जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में चलते थे तैसे इनके साथ भी चल रहे हैं। इसी ढंग से ये काम कर रहे हैं। अब देखिए कमीशन से पोस्टें विड्रॉ की गई, मेडिकल ऑफिसर्स की क्यों की गई, क्यों नहीं दी गई। दो आदमी और लगा लीजिए, उनको काम दीजिए, उनसे सिलेक्शन करवाइए ताकि आपका सरकार का काम आगे बढ़ सके। नंबर 1। नंबर 2, नहीं, दूसरी बात यह है कि अब तक पंजाब का गवर्नर क्यों नहीं लग पाया, क्या प्रॉब्लम चल रही है। हिंदुस्तान में कोई ऐसे काबिल आदमी भाजपा के पास या दूसरी पार्टियों के जो इनसे आए हैं उनके पास ऐसे कोई आदमी नहीं है कि पंजाब का साल भर में गवर्नर नहीं मिलेगा। एक ही आदमी पे कार्य डाला हुआ सारा का सारा। किसी स्टेट का जो बड़ी सेंसिटिव स्टेट है जिसमें अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप गवर्नर नहीं ढूंढ सकते कहीं से। नंबर 1 नागरिक प्रदेश का। जी, हम एक बार रुक कर रहे हैं RS वर्मा साहब का। वर्मा जी, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो
सदियों से या आप कहें कि दशकों से या कई सालों से सेवा में लगे हैं कि इस सेवा का मेवा मिलेगा। वो भाजपा के हैं, इनेलो के हैं, कांग्रेस के हैं, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे। तो सभी तो एमएलए नहीं बन सकते, सभी मंत्री नहीं बन सकते, सभी राज्यसभा सदस्य नहीं बन सकते। तो ये वाले ऑप्शंस रहते हैं कि किसी को सदस्य बन जाना है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी को खादी बोर्ड का चेयरमैन लग जाना है, कोई हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन लग जाएगा। तो इस वाली गफलत में जब जो आईएएस लॉबी है या जो अफसरान हैं आपके, ये भी सेवा भाव से लगे रहते हैं कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारा नंबर भी आ सकता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं। ये तो सबसे उनकी तो ये रहती है कि मेरे को कम से कम आखिर में जाकर के पद मिलेगा, और मिलते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे इस कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा दुख हो रहा है वो ये कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसमें हम अपने मेंबर्स में उनमें इस तरह से अगर पॉलिटिकल प्रेशर से हम लगाएंगे या हटाएंगे तो ये बड़े दुख की बात है। इन मेंबर्स को उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता के हिसाब से लिया जाना चाहिए, जिससे वो बिना भेदभाव के और अच्छा सिलेक्शन करें। इस देश की मैं जब से देख रहा हूँ, सबसे बड़ा तो यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे अच्छे लोग होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। वो लिस्टें चीफ मिनिस्टर से ले लेते हैं और उनको किसी न किसी तरह से पास करते हैं। अपने आदमियों को तो शायद करते ही हैं। मैंने मुख्यमंत्रियों को देखा हुआ है कि ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है एचसीएस अफसर बनना, चपड़ासियों के नाम लिख करके और उसका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नीचे वाला है उसके चेयरमैन को पर्चियों में प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, लेकिन कई बार उसमें प्रोटोकॉल में आजकल समस्या ये होगी कि ये पर्ची मुख्यमंत्री की तरफ से आई है या संघ की तरफ से आई है। हाँ, ये एक विरोध है, लेकिन अल्टीमेटली मुख्यमंत्री के थ्रू ही आती है, चिट जो आती है सीधा संघ से। जी आएंगे आपके पास। एक अंतर आया है पूर्व की सरकारों के समय में जिस तरह से नियुक्तियां होती थी और इस सरकार ने एक चीज सुनिश्चित करने का तय किया हुआ है, और मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से कह भी रहे हैं। कितनी नियुक्तियां करी हैं? सुन तो लीजिए भाई, अच्छा मेरी बारी है तो आप बोलिए। अरे आप तो रहिए, आप कह रहे हैं हम नियुक्तियां करते थे, कौन सी करी है तो बता दें। बोलने नहीं देंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं ये कह रहा हूं आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में खत्म करना है, 30 सेकंड मुझे सभी को देना। लीजिए, बताइए कैसे बात पूरी होगी। 30 सेकंड है आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार ने आने के बाद ये सुनिश्चित करने का संकल्प दिखाया। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम मेरिटोक्रेसी लाएंगे, हम पारदर्शी रूप से नियुक्तियां करेंगे। केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक ने यह संकल्प जताया है। इंटरव्यू के नंबर खत्म किए, इंटरव्यू के नंबर कम किए, जहां इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं थी, जहां विवेक के नाम पर दखल होता था, भाई भतीजावाद हो सकता था या और तरह के गोरख धंधे होते थे, हमने उसको समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया कि नहीं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पूर्व में किस तरह से होता रहे इसका आइडिया आपको वर्मा साहब ने दे दिया। जी जी, पेंसिलों से कैसे होता था, अब आपने अपनी बात कह ली, अब औरों को भी कहने दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं। प्रवीण जी आपके पास हमारे लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आपका चाहेंगे इनेलो की तरफ। देखिए मुकेश जी, 30 सेकंड हालांकि थोड़े हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो चौहान साहब कह रहे हैं इंटरव्यू के नंबर कम किया है, मुझे पहले भी बार बार कई बार चर्चा होती है इस बात की। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है 15% से ज्यादा मार्क्स नहीं रख सकते, आपने 12 रख दिया, आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा केवल। और दूसरी बात, जो पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है, जैसे वर्मा जी ने अभी बोला, जिस तरह से मेंबर का नाम चला और जिस प्रेशर में मेंबर का नाम हटा, तो आप समझ सकते हैं कि पारदर्शिता का जो ये ड्रामा भारतीय जनता पार्टी रचती है वो इस सारे सिनेरियो में स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुकेश जी आपने कही थी कि जो पार्टी का वर्कर है, डेडिकेटेड वर्कर है। देखिए वैसे मैं तो चौहान साहब की पृष्ठभूमि जानता नहीं हूं, खैर मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि पहले किस पार्टी में थे और आज किस पार्टी में, लेकिन ये बात मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि जो पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर होता है, कहीं ना कहीं पार्टी उसको तवज्जो देती है क्योंकि उसने पार्टी के लिए एफर्ट्स किए होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मामले में यह चीज इसलिए नहीं बैठती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में था ही क्या, मतलब मैं जैसे पहले बोला कहीं करोड़ जानकारी का अभाव है, हुआ था चुनाव के दौरान। ढींगरा साहब चौहान साहब समय नहीं है। जय भगवान जी जो है वो आप बता दीजिए मुझे, मेंबर आप कौन से किस चीज के लिए मैंडेट है? जो नीता हेड़ा है वो बीजेपी हाई कैसे हुई मैंडेट मेंबर है, अपने पर्सनल मेंबर अपने पर्सनल हितों के साथ तीसरे को आपने हटा दिया, नरेंद्र यादव को, उसको लगाई हुई है, उनकी
साइन पहले करवा दिया HCF से। आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आप लोग जो आप अब ये जो तीनों सदस्य अपनी अपनी पार्टी के बात कहना चाह रहे हैं, अगर बात में दम होता तो शायद तथ्यों के साथ कहते, लेकिन तथ्य इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। शोर मचा के एक दूसरे की आवाज दबा सकते हैं, लेकिन जब तीनों बोलेंगे तो जनता को सिर्फ ये मूर्ख बना सकते हैं, जो सदियों से चलता है, अभी भी बदस्तूर चलता रहेगा। बहरहाल ठुकराल साहब और RS वर्मा जी, लास्ट में आपको मौका नहीं दे पाया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा की तरह हावी हो गई थी ब्यूरोक्रेसी पर। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने तर्क हैं और ये तर्क इनकी मजबूरी है। इन्हीं तर्कों के साथ, इन्हीं मजबूरी के साथ इनको छोड़कर हम आपको छोड़ के जा रहे हैं ताजा खबरों के साथ। इसलिए आप कहीं मत जाइए। बिग बुलेटिन को भले ही हम यहां पर विराम दे रहे हैं, लेकिन ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।